गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसे हैं? तो ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर की COOH ग्रुप उपस्थित होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। IUPAC पद्धति में इनको हम एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। इनका जनरल नेम अगर हम इनको फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं फैटी एसिड्स? क्योंकि हायर एसिड्स जो कि जैसे कि स्टीयरिक अम्ल है, पामेटिक अम्ल है इत्यादि जो अम्ल हैं, ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में विभिन्न वसा और तेल में उपस्थित रहते हैं, इसलिए हम इसको फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। हम इनका नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं। नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम जनरली 3 सिस्टम काम में लेते हैं। एक है ट्राइबल सिस्टम, दूसरा है डिराइव्ड सिस्टम और तीसरा है IUPAC सिस्टम। तो ट्राइबल सिस्टम में हम जो नामकरण करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमको जो पदार्थ मिल रहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है, किस स्रोत से हमको वो प्राप्त हो रहा है। जैसे हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड एक फॉर्मिका नाम की एक एंट या चींटी से हमको ये प्राप्त होता है, तो इसका सोर्स है फॉर्मिका, तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक एसिड हमको एसिटम या सिरका से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। और ब्यूटारिक एसिड हमको बटर या मक्खन से प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम हो गया ब्यूटारिक अम्ल। इसी तरह से वैलेरियन पौधे की जड़ से हमको वैलेरिक अम्ल प्राप्त होता है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया वैलेरिक एसिड। तो इस तरह से हमको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। दूसरी है डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम में हम किसी एक बेस अम्ल को काम में लेते हैं और उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम उसका सब्स्टिट्यूट बनाते हैं और उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बेसिक जो अम्ल है उसको माना हमने एसिटिक अम्ल बिल्कुल बेस है, और एसिटिक अम्ल के जो हाइड्रोजन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया CH3 और CH3 ग्रुप से, और इस तरह से हमने एक अम्ल बना दिया और वो हो गया मतलब 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लग गए, इसलिए हो जाएगा डाइमिथाइल एसिटिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, एसिटिक अम्ल का एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमने लगा दिया और एसिटिक अम्ल उसका बेसिक ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। इसी तरह से अगर हम IUPAC सिस्टम की बात करते हैं तो IUPAC सिस्टम में हम यहाँ पर मानते हैं कि ये एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, और एल्केन के जो नेम के एंड में ई लगा हटाकर उसकी जगह हम ओइक अम्ल लगा देते हैं, तो ये एल्केनोइक अम्ल हो जाता है। तो यहाँ पर हम उस कार्बन को हम काउंट करते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं और उसके आधार पर हम उस एल्केन का नाम रखते हैं। तो जैसे हमने लिखा COH फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर कार्बन एक संख्या को हम मीथेन बोलेंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। दूसरा हम लेते हैं CH3 COOH, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, COH ग्रुप के कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं और CH3 दूसरा, तो ये 2 कार्बन हो गए यहाँ पर, तो 2 कार्बन के लिए हम एथेन यूज़ करते हैं, तो ये अम्ल हो गया एथेनोइक अम्ल। तीसरे कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। और ये यहाँ पर 3 कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप है, तो 3 कार्बन एटम के नाम हो गया प्रोपेन और दूसरे कार्बन एटम पर मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल हो गया इसका नाम। यहाँ पर हम देखते हैं 5 कार्बन एटम एक सीधी श्रृंखला में है, तो 5 कार्बन एटम के लिए हम प्रोपेनोइक अम्ल यूज़ करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और तीसरे कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, मतलब 4 कार्बन एटम के लिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, और तीसरे कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखें कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और दूसरे कार्बन एटम पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में और दूसरे कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल। क्योंकि 3 कार्बन एटम है तो ये प्रोपेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समावयता की, आइसोमेरिज्म की।
तो ये श्रृंखला तथा क्रियात्मक संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पेंटेनोइक अम्ल है CH3, CH2, CH2, CH2 और COOH। यहाँ पर 5 कार्बन एटम है। तो यहाँ पर श्रृंखला में परिवर्तन हो सकता है और हम दूसरा स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ये लिख दिया 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर हमने 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल हमने लिख दिया और इसके अंदर श्रृंखला के अंदर परिवर्तन हो गया है। श्रृंखला कार्बन की संख्या सेम ही है, लेकिन जो चेन है यहाँ पर ब्रांच चेन हो गई, इससे पहले स्ट्रेट चेन थी। तो इस तरह के ये 2 आइसोमर उत्पन्न हो जाएंगे, 2 आइसोमर इसके अंदर होंगे और इसको हम कहेंगे श्रृंखला समवेता है। अब हम एक दूसरी तरह की समवेता यहाँ पर पाई जाती है, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती पोजीशन आइसोमेरिज्म? क्योंकि यहाँ पर COH ग्रुप हमेशा 1 नंबर के कार्बन एटम पर ही उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। तो एस्टर के साथ ये क्रियात्मक समूह समवेता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये अम्ल है CH3, CH2, COH और एक दूसरा आइसोमर है CH3, COO, CH3। तो यहाँ पर एक दूसरे से ये एस्टर है और ये अम्ल है, तो यहाँ पर एस्टर और अम्ल एक दूसरे के समावेशी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये समवेता प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 तरह की समवेता पाई जाती है। एक होती है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समवेता और दूसरी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समवेता।